अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस ने किस कदर से उत्तर प्रदेश में भयानक तबाही मचाई हुई है। तबाही का आलम यह है कि बीमार लोगों की संख्या के बारे में जानकारी नहीं है, लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रही है, इलाज नहीं मिल पा रहा है और उस पर भी सबसे गंभीर बात कि ऑक्सीजन का संकट इतने दिन बीत जाने के बाद भी लगातार गहराता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश अभी तक अपना सप्लाई चेन स्टेबल नहीं कर सका है, स्थिर नहीं कर सका है। इसी के कारण गंभीर मरीजों की संख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है। लखनऊ जैसे बड़े शहर में, वाराणसी जैसे बड़े शहर में, प्रयागराज और कानपुर जैसे बड़े शहरों में, मेरठ में, नोएडा और गाजियाबाद में बेड्स अवेलेबल नहीं है जहां मरीजों को भर्ती कराया जा सके। कहीं कोई ना तो आईसीयू बेड अवेलेबल है, वेंटिलेटर पा जाना तो ईश्वर को प्राप्त कर लेने के समान है और किसी मरीज को किसी अस्पताल में दाखिल कर देना आज की डेट में सबसे बड़ी चुनौती है। इतनी खराब तैयारियों के बीच कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने हमको घुटनों पर ही नहीं, हमको लिटा दिया है। उत्तर प्रदेश की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। ना ठीक से टेस्ट हो पा रहे हैं, ना मरीजों को इलाज मिल रहा है, ना उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है और ना उनको सुविधाओं के नाम पर कोई जानकारी दी जा रही है। ऐसा लगता है कि पूरी व्यवस्था ही ढह गई है। शायद ही कोई ऐसा शहर, शायद ही कोई ऐसा मोहल्ला, शायद ही ऐसी कोई एरिया बचा हो जहां इस वायरस ने भयानक तरीके से अपने प्रकोप को न दिखाया हो। पहली लहर में यह गांव तक नहीं पहुंचा था यह वायरस। इस बार सबसे खराब स्थिति गांव की है। गांव में हालात बहुत खराब हो चुके हैं, बहुत बिगड़ चुके हैं। गांव में न तो टेस्ट हो रहा है, इलाज की बात तो बहुत दूर की है। हमारे उत्तर प्रदेश के गांव में वैसे भी इलाज नहीं है और वहां टेस्ट के नाम पर सिर्फ कुछ एंटीजन टेस्टिंग हुई है। बाकी लोग वहां बुखार से मर रहे हैं, खांसी से मर रहे हैं। हालात गांव में बेहद खराब हैं। लखनऊ जैसे शहरों में तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम सिफारिशों के बावजूद बड़े बड़े लोगों को ऑक्सीजन बेड या आईसीयू बेड नसीब नहीं हो पा रहा है। इतने दिन हो गए लेकिन उसके बावजूद तैयारियां अभी तक स्टेबल नहीं हो पाई हैं, स्थिर नहीं हो पाई हैं। ऐसा लगता है कि अनप्रिपेयर्ड और बहुत ही कमजोर तैयारी कर रखी थी सरकार ने, क्योंकि जैसे ही लहर आई सारा ढांचा बिखर गया। भुगत कौन रहा है? आम आदमी भुगत रहा है। भुगत कौन रहा है? मिडिल क्लास भुगत रहा है, मध्यम वर्ग, जिसके पास ना तो अकूत दौलत है, ना उसके पास तगड़ी शोर सिफारिश है, ना वो सुविधाओं को खरीद पाने की स्थिति में है। लिहाजा मर कौन रहा है इस बार इस पैंडेमिक में? दूसरी लहर का सर्वाधिक शिकार अगर कोई है तो मध्यम वर्ग है, नौकरी पेशा वाला व्यक्ति है। पंचायत चुनाव में लगे उत्तर प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी हैं, आम दुकानदार हैं, व्यापारी वर्ग हैं और अधिकांश मौतें मध्यम वर्ग के लोगों की हो रही हैं। वो लोग जिनके पास कोई संसाधन नहीं और सरकार ने संसाधन के नाम पर लोगों के साथ क्रूर मजाक किया। इतने बंदिशें, इतनी पाबंदी लगा रखी है कि बीमार व्यक्ति सीधे अस्पताल में भर्ती होने के लिए उसे गिड़गिड़ाना पड़ता है। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा और आपका मन द्रवित हो उठेगा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, विदेशों में भारत की गुप्तचर संस्था, उसके बेहतरीन जासूस रहे मनोज रंजन, अरसा पहले रिटायर होने के बाद लखनऊ रह रहे थे। कल से वह अस्पताल में भर्ती होने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। मीडिया के अपने दोस्तों को फोन किया, पत्रकारों को फोन किया, पत्रकार लोग लगे उनको भर्ती कराने में। लेकिन एक ड्रैकोनियन ऑर्डर लखनऊ में आज भी जिंदा है कि जब तक सीएमओ का रेफरल लेटर नहीं मिलेगा तब तक मरीज भर्ती नहीं हो पाएगा। हमारे पत्रकार बंधु लगे रहे, आज सुबह 4 बजे तड़के वो हासिल कर पाए रेफरल लेटर और जब तक लेकर अस्पताल जाने की कोशिश करते पूर्व जासूस मनोज रंजन जी की मृत्यु हो गई। हम किसको सुविधा दे पा रहे हैं? यह तो एक उदाहरण मात्र है। लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही हैं,
टेस्ट नहीं हो रहे हैं, शमशान घाट पे लाशों की कतार है। जो लोग लखनऊ के निवासी हों, जो लोग कानपुर के निवासी हों, वो जाएं और शमशान स्थल पर देखें, अस्पताल में नहीं। लखनऊ में गोमती नगर का शमशान स्थल बैराज तक पहुंच चुका है। कब्रिस्तानों की हालत पस्त पड़ी हुई है। जेसीबी से खुदाई करके लोगों की लाशों को दफनाया जा रहा है कब्रिस्तानों में। और इस पूर्व जासूस की मौत ने उत्तर प्रदेश के इस ढांचे को फिर से उजागर कर दिया है कि अगर कोई गंभीर मरीज है, कोरोना का पेशेंट है, तो उसे भर्ती की इजाजत लेनी पड़ेगी। यह पत्र और यह तस्वीर इस बात की उदाहरण है, खुला उदाहरण है। आपने वो तस्वीर देखी होगी और आप रोए भी होंगे वो तस्वीर देख के कि आगरा में एक महिला अपने पति को 3 व्हीलर में ले जाकर अस्पताल भर्ती कराने की कोशिश कर रही थी। उसे एम्बुलेंस नहीं मिली, अस्पताल में जगह नहीं मिली। अपने पति को बचाने के लिए वो महिला अपने मुंह से उसके मुंह में सांस डालने की कोशिश करती रही। मन दुखी और द्रवित हो गया। एक क्षण के लिए तो लगा कि किस दुनिया में हम लोग आ गए हैं, जहां इंसानियत खत्म हो गई, मानवता खत्म हो गई और व्यवस्था खत्म हो गई, ध्वस्त हो गई। वो महिला अपने पति को बचा नहीं पाई, मुंह से सांस देने की कोशिश कर रही थी। आप ये तस्वीर देखिए। अपने पति को जिंदा करने के लिए ये महिला अपने को दांव पे लगा दी। इसको पता है कि इसके बाद इसको कोरोना होगा, लेकिन वो अपने पति को जिंदा करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है। क्या ये तस्वीर आपकी आंख में आंसू नहीं लाती? क्या ये लाशों को देखकर आप द्रवित नहीं होते हैं? क्या आप व्यवस्था को बदल नहीं सकते हैं? क्या आप स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक नहीं कर सकते हैं? तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आंकड़ों को ठीक किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कम मरीज आ रहे हैं, टेस्ट सीमित मात्रा में होंगे, अस्पताल में मरीज भर्ती नहीं किए जाएंगे, लाशों को काउंट नहीं किया जाएगा, शमशान स्थल पर पहरा बिठाया जाएगा, तो लाशों का पता कहां चलेगा? क्या ये इंसानों को किसी विपदा से हैंडल करने का ये एक मानवीय तरीका है? क्या ये संवेदनशील तरीका है कि हम अपने ही लोगों को ऑक्सीजन में राशनिंग कर दें? उत्तर प्रदेश में होम आइसोलेशन में पड़े हजारों लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। उनके परिजन 12-12 घंटे ऑक्सीजन सेंटर्स के बाहर लाइन लगाते हैं, कोविड का प्रमाण पत्र ले जाते हैं और आधार कार्ड लेकर जाते हैं, तब उनको 1 सिलेंडर गैस मिलती है। आप यह व्यवस्था भी नहीं कर पाए 10 दिनों के भीतर कि आप अपने लोगों को ऑक्सीजन तक दे पाएं, और आप व्यवस्था बनाने की बात करते हैं। अगर यह व्यवस्था ढहना नहीं है बहनों भाइयों, तो किसको ढहना कहते हैं? और उस पर से भी कोड़ में खाज। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। मैं हाई कोर्ट से भी कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से कि वो ध्यान दें कि यह मौत का खेल बंद होना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग को भी समझना चाहिए कि लोगों की लाश की कीमत पर कोई डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होती है। कोई भी लोकतंत्र अपने ही लोगों की लाश पर मजबूत नहीं हुआ है। फिर दोहराता हूं, अपने ही लोगों की लाश पर कोई लोकतंत्र आज तक दुनिया में मजबूत नहीं हुआ है। यह बात भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग अच्छे से समझ ले। मौत का यह खेल हमारे नागरिकों पर, हमारे भाई बहनों पर, हमारे अधिकारियों पर, हमारे कर्मचारियों पर, हमारे आम लोगों को जीवन पर भारी पड़ रहा है। वो मर रहे हैं, परिवार के परिवार तबाह हो गए हैं। लखनऊ में एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, उनका पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो गया। औरैया से बीजेपी के एमएलए रमेश दिवाकर, उनकी मृत्यु हो गई। उनके गम में उनके पिता की मौत हो गई, उनका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। आप कितनी बर्बादी की कहानियां सुनना चाहते हैं? यह प्रदेश एक सिस्टम मांगता है, बीमार होने पर इलाज मांगता है, कोरोना से ग्रसित होने पर टेस्ट मांगता है, और जरूरत पड़ने पर आपसे ऑक्सीजन मांगता है। क्या ऑक्सीजन मांगना इस देश में कोई गुनाह है? 14 महीने से मैं आपको अवेयर कर रहा हूं, आपको सावधान कर रहा था, सतर्क कर रहा था। 14 महीने में मैंने 100 से अधिक डिबेट की होंगी। हर बार आपको चेतावनी दी, आपको समझाया। दुनिया भर के विशेषज्ञों को मैंने अपने टीवी चैनल पर लाकर आपको इसकी भयावहता के बारे में बताया, स्थिति की गंभीरता के बारे में बताया
क्या तैयारी करिए, इसके बारे में मैं आपको साल भर से बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश का एक एक दर्शक गवाह है कि इन 14 महीनों के भीतर मैंने क्या परिश्रम करके आपको क्या नहीं जानकारी दी। गांव से लेकर लंदन तक की जानकारी आपको उपलब्ध कराई, लखनऊ से लेकर आपको लंदन तक की जानकारी दी, अंबेडकर नगर से लेकर अमेरिका तक की जानकारी आपको दी, इलाहाबाद से लेकर इटली तक की जानकारी आपको दी। दुनिया के हर बड़े विशेषज्ञ को मैंने चैनल पर लाकर बताया कि आप कितनी गंभीर संकट में फंसने जा रहे हैं, तैयारी करिए। आपने नहीं की, आपने हर बात को इग्नोर किया, नजरअंदाज किया। आज हजारों हमारे भाई बहन आपकी इस लापरवाही के कारण मारे जा रहे हैं। मुझसे कहा जाता है आप डर फैलाते हैं। हां, मैं डंके की चोट पर कहता हूं मैं डर फैला रहा हूं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि डर और मास्क, इससे बड़ी कोरोना में कोई वैक्सीन नहीं है। फिर दोहराता हूं, डर और मास्क, इससे बड़ी कोई वैक्सीन नहीं है। आप डरिए, क्योंकि अंजाम क्या हो रहा है आपके साथियों का, आपके दोस्तों का, आपके परिवार वालों का, आपके रिश्तेदारों का। जाओ और शमशान घाट में देखो। इसलिए कहता हूं कि घर पे रहो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, मुझे तुम्हारे परिवार की फिक्र है, मुझे तुम्हारे बच्चों की फिक्र है। इसलिए मैं ये बात कहता हूं कि ये कोरोना वायरस डरावना है। हमेशा कहता हूं मास्क पहनो, डबल मास्क पहनो, यही वैक्सीन है। डर और मास्क, जो तुम्हें कहे कि नहीं डरना नहीं है, वो तुम्हारे दुश्मन हैं। वो तुम्हें जिंदा नहीं देखना चाहते होंगे, वो तुम्हारा नुकसान चाहते होंगे, जो चाहते हैं कि तुम बाहर निकलो। मत निकलो, यह बहुत कठिन वक्त है। दुनिया के बड़े से बड़ा देश धराशायी हो गए हैं, और मैं शुरू से कहता रहा था तैयारी करो, तैयारी करो, तैयारी करो। इधर क्या था, नजरअंदाज करो, गुमराह करो, गलत बोलो, पैनिक मत फैलाओ, सकारात्मक खबर दो। आज हमारे लोगों की लाशें मिल रही हैं, जिनके घरों की लाशें गिरी हैं, जिन लोगों की मौतें हुई हैं, उनसे आप सकारात्मकता की उम्मीद करते हैं। जिन्होंने अपनों को खोया है, बिना इलाज के अपने भाई बहनों को मरते तड़पते एक एक सांस के लिए संघर्ष करते देखा है, उनसे आप सकारात्मकता की अपेक्षा करते हैं। यह सिस्टम का ढह जाना नहीं है तो क्या है बहनों भाइयों, कि उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग अपने ही लोगों को तिल तिल कर इस हालत में भेजने को मजबूर हो गया। फिर कह रहा हूं, स्थिति अभी भी संभल सकती है। विशेषज्ञों को बुलाओ, एक्सपर्ट्स को बुलाओ, विशेषज्ञ डॉक्टरों को बुलाओ, ऑक्सीजन के एक्सपर्ट्स को बुलाओ, पैंडेमिक एक्सपर्ट्स को बुलाओ, उनसे बात करो। कोरोना वायरस को विज्ञान हैंडल कर सकता है, कोई आईएएस अफसर नहीं कर सकता, कोई नेता मंत्री नहीं कर सकता। यह विशेषज्ञों के नियंत्रण की चीज है, यह हमें समझना पड़ेगा। आज मैंने आपका ज्यादा वक्त लिया, कुछ बयान सुने आप। ये लेने गैस के लिए खड़े हैं, सुबह 7 बजे से लग रहे हैं। ऐसा कभी 10 बजे कह रहे हैं, कभी 11 बजे कह रहे हैं, अब कह रहे हैं जी 1 बजे को कह रहे हैं। अब शाम 5 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, ऑक्सीजन गैस नहीं है, हमारे मरीज तड़प रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक इस्लामाबाद का आदमी था, यहाँ तो उन्होंने बहुत हंगामा किया, बेचारे का मरीज यहीं अभी मर गया, दम तोड़ दिया उसने। ऑक्सीजन की कमी है, कालाबाजारी की जा रही है। कल 3 बजे आए थे हम, इन्होंने यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन करा हमारे यहाँ पे, उसके बाद कुछ पता ही नहीं है। कह रहे कल मिलेगी, आज मिलेगी, पता ही नहीं कुछ इनका। ऑक्सीजन की कारण ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं है तो क्यों नहीं है? आप पैसा जमा करो और ऑक्सीजन का इंतजाम करिए। हम कहाँ ले जाएं, किस जगह ले जाएं, ये बताइए। उनकी पोजीशन ऐसी है कि सर आने की उम्मीद नहीं लग रही है। बोल रखा है 2-4 लोगों से, बट अभी मुझे नहीं लग रही उम्मीद। गवर्नमेंट से भी बोल रखा है कि डीएम साहब से बोल रखा है, नायब तहसीलदार है उनसे भी बोल रखा है, बट अभी हमें आने की उम्मीद नहीं लग रही है। सीएम ऑफिस से कुछ लोग आए थे, वो भी आश्वासन देके गए कि आपको जल्द से जल्द ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन अभी तक कोई ऑक्सीजन हमें नहीं मिली है। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ हरिश्चंद्र श्रीवास्तव बीजेपी से हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, साई अनामिका प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, और जिनका हम सबको इंतजार डॉक्टर सूर्यकांत